लेपर्ड ने हडियाल पर छलांग लगाई, जो कि पहले ही पत्थर की तरह जम चुका था, और एक ही पल में उसका खात्मा कर दिया। ये सब इसलिए बताया है कि आप लोगों को लेपर्ड देखकर पैदा होने वाले डर का बताया जा सके। बहरहाल, धीरज ने अपना बयान जारी रखा। साहब, मैं धोती खोलकर उसी से जिस्म साफ कर रहा था। अभी कर ही रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ा अधेड़ उम्र का बाघ उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा। उसके मुंह के दोनों तरफ बड़े बड़े गलमुछ थे, और साहब, उसका शानदार जिस्म किसी बड़े भैंस से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही उसने मुझे धोती हिलाते देखा, उसने मेरी तरफ घूर कर एक जबरदस्त गरज निकाली। उस गरज की दहाड़ से मेरी धोती तो हाथों से छूट गई और मैं पेड़ की शाख को मजबूती से झूल गया, वरना उस दहाड़ के दहशत से मैं नीचे गिर जाता। बस हुजूर, यही हालत शाम तक रही। बाघ पेड़ के नीचे से हटा ही नहीं, बार बार मेरा सर उठाकर घूरता और गरजता, और जब भी वो दांत निकालकर दहाड़ता तो मुझसे घबराहट में कोई ना कोई गलती हो जाती। सोचिए साहब, शाम से लेकर रात होने तक मैं पेड़ की शाखों से चिपका हुआ लटका रहा। आखिरी रात का अंधेरा आ पहुंचा। दोनों बाजू शाखों से लिपटे लिपटे सूजन और दर्द से भर गए थे। तभी मैंने सोचा कि जरा आराम से बैठ जाऊं। जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा और पहलू बदलने की कोशिश की, बाघ ने जोर से दांत बिताए। अगर मैं घबराकर तुरंत शाख पर चिपक ना जाता तो सीधा नीचे गिर जाता। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, नींद का गलबा बढ़ता जा रहा था। जान का खौफ, अंधेरे की परेशानी और नींद की चीख, ये सब मिलाकर लगता था कि अगर आंख लग गई तो हाथ छूट जाएंगे और मैं नीचे गिरकर बाघ का निवाला बन जाऊंगा। तब मैंने अपनी पगड़ी उतारकर कमर के गिर्द लपेट ली और उससे अपने जिस्म को शाख से मजबूती से बांध दिया, ताकि बाघ की दहाड़ की वजह से गिर न जाऊं। इस तरह जिस्म को जरा आराम मिला और आधी रात के बाद आंख लग गई। लेकिन हुजूर, वो सोना भी क्या सोना था। सारा बदन सुन्न हो गया और ऊपर से मच्छरों का ऐसा हमला कि जान निकल जाए। सुबह से थोड़ी देर पहले कहीं दूर से जंगली कुत्तों के बोलने की आवाज आई। जैसे ही बाघ ने वो आवाज सुनी, वो तुरंत वहां से गायब हो गया। दिन निकलने तक मुझे यकीन हो गया कि बाघ अब पास नहीं है। तब मैंने अपनी नसें बदली। कुछ देर बाद गांव के लोग मुझे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और मैं लगभग मुर्दा हालत में गांव वापस लाया गया। धीरज का ये वाकया खासा इबरत आमोज भी था। देखिए, गांव के लोग खुद अपनी जान की फिक्र में थे, लेकिन अपने साथी की परवाह किसी ने ना की। फिर बाघ की ये गरीब हरकत भी अजीब थी। शुरुआत में तो लगता था कि ये मैनीटर नहीं है, लेकिन अंत में उसकी हरकत साफ बताती थी कि वो असल में मैनीटर ही है। ताज्जुब की बात यह थी कि उसने पूरी रात सिर्फ इस इंतजार में गुजारी कि कहीं धीरज नीचे गिर जाए तो वो उससे निवाला बना ले। बाद में जब मैंने उस पेड़ को देखा तो मालूम हुआ कि बाघ ने उस पर चढ़ने की भी कोशिश की थी, क्योंकि काफी बुलंदी तक उसके पंजों और नाखूनों के निशान दिख रहे थे। लेकिन बाघ जैसे भारी और जसीम जानवर के लिए पेड़ पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। बस इसी वजह से धीरज की जान बच गई। मैंने पुलिस की रिपोर्टें देखीं और उन सारे बयानों को भी जो लोकल शिकारियों ने दिए थे, जो इब्तिदा में इस मैनीटर को मारने की कोशिश में शामिल रहे थे। सब मालूमात जोड़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये बाघ सिर्फ आदमी पर ही नहीं, बल्कि गांव के पालतू पशुओं पर भी हाथ साफ करता था, और इनके अलावा जंगली जानवरों को शिकार करने की ताकत भी अभी उसमें मौजूद थी। लेकिन ये बाघ मैनीटर क्यों बना, इसका हास खुल नहीं सका। इतनी उम्र के और इतनी ताकत के होने के बावजूद शायद किसी खास हादसे की वजह से ही इसने इंसान का गोश्त खाना शुरू किया होगा। सिर्फ बुढ़ापे की वजह से इसने ये आदत नहीं अपनाई थी। जो भी हो, मवेशी खोरी की आदत की वजह से इसका शिकार करना उतना मुश्किल भी नहीं था। कुछ दिन गांव में गुजारने और लोगों से मालूमात लेने के बाद चौथे दिन मैं जंगल के लिए निकला। जैद मियाँ गांव तक तो साथ रहे,
लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मैन ईटर बाघ के वाकयात सुने, उन पर खौफ तारी होता गया। आखिरकार जब मैं जंगल की तरफ निकलने लगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जैद बोले, जनाब ये तो बहुत खतरनाक काम है, मैं भरा क्यों जान देने जाऊं? मैं मुस्कुराया और कहा, जैद साहब, शिकार तो खुद अपने आप में खतरनाक होता है। आप तो हमेशा शिकार के शौकीन रहे हो, फिर अब इतना डर कैसा? उन्होंने घबराहट में जवाब दिया, ये तो आपने पहले नहीं बताया था कि ये शिकार इतना खतरनाक है। मैनीटर का शिकार तो बराबर का मुकाबला होता है, या तो शिकारी मैनीटर को मारता है या मैनीटर शिकारी को। बाप रे, मैं बाज आया। मेरी जान इतनी सस्ती नहीं कि यूं ही दाव पर लगा दूं। मैं हंसकर बोला, आप चाहे तो वापस जाओ, ये बला तो मुझे ही भुगतनी है। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं अपने मुलाजिम एहसन को साथ लेकर निकला। उसके कंधों पर मेरी शॉटगन और .375 मैग्नम राइफल लटकी थी। मेरे हाथ में हमेशा की तरह मेरी 450 एक्सप्रेस थी। गांव से निकलते ही मैंने राइफल और बंदूक के कारतूस की दोबारा जांच की, फिर गांव वालों के जुलूस को वापस भेज दिया और अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। रीवा का ये इलाका खास तौर पर जरखेज भी था और शादाब भी। छोटे बड़े पहाड़ों का लंबा सिलसिला था जो घने जंगलों से ढका हुआ था। जहाँ जंगल पतला पड़ता वहाँ दूर तक फैली हुई खूबसूरत मैदान नजर आते, जहाँ हिरन, चीतल और सांभर की भरमार थी। सुना था कि कुछ जगह बारहसिंघा भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरी नज़र अब तक उन पर नहीं पड़ी थी। जानवरों की कसरत होने की वजह से यहाँ दरिंदों की भी कमी नहीं थी, लेकिन दरिंदों का बादशाह बाघ उतनी तादाद में नहीं था जितना हमारी रियासत के तरफ। यहाँ बाघ की गिनती कम थी, लेकिन जो थे वो बड़े मजबूत और तगड़े होते थे। फिर यहाँ के राजा साहब रीवा ने शिकार पर भी खासी पाबंदियाँ लगा रखी थीं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि शिकार लायक जानवरों की हिफाजत हो गई थी। उस दिन मेरा इरादा बाघ को मारने का नहीं था। मेरा असली मकसद था कि इलाके का एक जायज़ा लिया जाए और ऐसे कुछ मकाम तलाश किए जाएं जहां बैठ के लिए भैंस बांधे जा सकें। ये तरीके इस मैन ईटर के मामले में कामयाब होने की पूरी उम्मीद थी। गांव से निकलकर मैं सीधा अंटनी की तरफ चला गया। ये वही जगह थी जहां बाघ ने गाड़ी वालों को धमकाकर भगा दिया था और जहां बेचारे धीरज राम को रात भर एक दरख्त पर बसेरा करना पड़ा था। गांव वालों की निशानदेही के मुताबिक मैं जल्दी ही उसी जगह पहुंच गया। वही दरख्त भी दिख गया जिसमें धीरज राम ने पनाह ली थी। दरख्त के मोटे तने पर अभी भी कई साफ निशान दिख रहे थे। उन्हें देखकर तुरंत समझ आ गया कि बाघ ने दरख्त पर चढ़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई ऐसी मजबूत पकड़ न मिल सकी जो उसे ऊपर खींच ले जाती। उस जगह से कुछ ही फासले पर एक छोटे से टीले के ऊपर 4 मकान भी नजर आ गए। उन्हीं मकानों के रहने वाले लोग इस बला के हमलों के बाद अपना घर छोड़कर गंदोला गांव भाग गए थे। इन्हीं घरों के 2 लोगों को बाघ ने खा लिया था। अब उस पूरे इलाके में एक वीरानी छाई हुई थी, जैसे मौत का साया मंडरा रहा हो। मैंने पहले दरख्त का ध्यान से जायजा लिया, फिर उन सुनसान घरों की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी अचानक मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ जाग उठा, जैसे खतरा बिल्कुल पास ही हो। मैंने एहसान को तुरंत होशियार रहने का इशारा किया और अपनी राइफल का सेफ्टी कैच खोल दिया। धीरे धीरे मैं घरों की तरफ बढ़ता रहा और एहसान मेरे बिल्कुल पीछे था। उसकी आंखें दाएं बाएं लगातार जंगल को स्कैन कर रही थीं। टीला सामने था और एक मकान की रेवाड़ और छत साफ नजर आ रही थी। टीले के दाएं तरफ एक गहरा नाला कटा हुआ था जो उस वक्त बिल्कुल सूखा था। शायद सिर्फ बरसात के मौसम में उसमें पानी आता होगा। नाले के किनारे पर जगह जगह छोटी बड़ी चट्टानें और घनी झाड़ियां लगी हुई थीं। टीला जाकर नाले के किनारे पर खत्म होता था। लखम गांव के लोगों ने पहले इस टीले के इस हिस्सों को काटकर मकान बनाए थे। टीला अपने उत्तरी हिस्से पर बिल्कुल खुला था, मगर मगरिबी हिस्सा एकदम नजरों से छुपा हुआ था। मैं और एहसान जब टीले के दामन तक पहुंच गए
तो मैंने ज़मीन पर झांक कर देखा और मेरी सांसें एकदम अटक गईं। बिल्कुल ताज़े पग मार्क्स। मैंने एहसान को इशारा किया कि वो इन्हें पहचाने और मुझे बताए। ऐसे वक्त पर मैं खुद कभी झुककर ज़मीन का जायज़ा नहीं लेता था। ये एहसान का काम था, क्योंकि उसे पग मार्क्स की शनाख्त में कमाल की महारत थी। कुछ ही पल बाद उसने सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सिर्फ आंखों और हाथों के इशारे से मुझे बता दिया, बाघ यहीं कहीं पास ही है। उसके चेहरे पर जोश था, लेकिन मैंने तुरंत उसे सब्र और खामोशी का इशारा किया। हम जिस पैदल रास्ते पर खड़े थे, बाघ भी उसी रास्ते से गुजरा था। उसने वहीं से चलकर टीले के मकानों की तरफ रुख किया था। और तब मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये दरिंदा हम पर निगाह रखे बैठा है। या तो वो किसी रेवाड़ के पीछे छुपा है, या फिर किसी झाड़ी में घुसकर बैठ गया है। अब मैदान उसका था। एक तरफ हम थे जो उसकी जड़ में घुस आए थे, और दूसरी तरफ वो जो कभी भी हमला कर सकता था। ये बात तो पक्की थी कि इस वक्त ना हमें वो दिख रहा था, ना हम उसे नजर आ रहे थे। वैसे भी जब बाघ शिकार की घात में छुपकर बैठा होता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो अपने शिकार को देख भी रहा हो। असल में वो अपने कान लगाकर सिर्फ कदमों की आहट सुनता है, और बस उस आहट से ही अंदाजा लगा लेता है कि शिकार कितनी दूर है। बाघ की नज़र उतनी तेज नहीं होती। घने जंगल में रहने वाले जानवरों को दूर तक देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ साफ ज़मीन या खुली जगह बहुत कम मिलती है। नतीजा ये होता है कि उनकी निगाह थोड़ी दूर तक ही काम करती है। इस कमी को खुद कुदरत ने पूरा किया है। घने जंगल के रहने वालों को एक अजीब सी बेहतरीन सुनने की कुव्वत भी गई है। बाढ़ की सुनने की ताकत का एक वाक़या नवाब कुतुब यार जंग ने अपनी किताब में लिखा है। नवाब साहब एक दिन चट्टान की आड़ में बैठे चीतलों के एक झुंड को देख रहे थे। तभी उनकी निगाह दूर करीब 500 गज पर बैठे एक बाघ पर पड़ी। बाघ भी एक पत्थर के पीछे बैठा चीतल पर निगाह रखे था। शायद बाघ ने उन्हें देखा ही नहीं, ये हो सकता है देखा हो, लेकिन क्योंकि नवाब साहब एकदम खामोश और बेहरकत बैठे थे, इसलिए बाघ उन्हें चट्टान के साए में पहचान न सका। काफ़ी देर तक सब चुपचाप रहा, पर नवाब साहब एक ही तरह बैठे बैठे थक गए। तंग आकर उन्होंने अपना पहलू बदला। उस बदलने में सिर्फ आधा पाव वजन का एक पत्थर हिलकर ज्यादा से ज्यादा 6 इंच नीचे गिरा। ऐसी हल्की आहट थी कि इंसान 20 गज पर भी न सुन पाता, लेकिन बाघ ने वही आवाज 500 गज दूर से सुन ली। उसने तुरंत नवाब साहब की तरफ देखा, हल्की सी गरज मारी और फिर पल भर में गायब हो गया। ये बाघ की सुनने की कुव्वत का सिर्फ एक मिसाल थी, और इसी कुव्वत का सोचकर मेरे अंदर भी खौफ उतर आया। ताज़े पगमार्क्स और ख़तरे के एहसास ने मुझे यकीन दिला दिया कि बाघ यहीं कहीं किसी घर की आड़ में छुपा बैठा है और हमारे लिए मुंतज़िर है। हम जिस पतले रास्ते पर खड़े थे, उससे होकर आगे जाना बिना शुबा बेहद ख़तरनाक लग रहा था। मैंने इधर उधर नज़र डाली तो करीब ही एक लंबा सा तनावदर दरख्त नज़र आया। मैंने एहसान को इशारा किया कि वो उस पर चढ़कर टीले के ऊपर का मंजर देखने की कोशिश करे। एहसान ने राइफल को ज़मीन पर रखा, गले से पानी की बोतल उतारकर साइड में रखी, जूते निकाले और बंदर की तरह दरख्त के तने से चिपककर ऊंचा चढ़ने लगा। अभी वो मुश्किल से 8-10 फुट ही चढ़ा था कि अचानक एक दहला देने वाली गरज ने जंगल को हिला दिया। बाघ का हमला। हमारा जिस्म एक पल के लिए सदमे से सुन्न हो गया। बाघ जब हमला करता है, उसके खूंखार हलक से निकली हुई गरज ऐसी होती है जैसे हवा को चीरकर अंदर घुस जाती हो।
गरज के खत्म होने से पहले ही मेरी आंखों के सामने एक भूरे रंग का बाघ बिजली की रफ्तार से टीले के किनारे से निकलकर उसी दरख्त की तरफ भागता नजर आया। मैंने तुरंत अपनी राइफल कंधे पर उठाई और निशाना ले लिया, लेकिन मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि बाघ का असली निशाना मैं नहीं हूं। वो सीधा दरख्त की तरफ भाग रहा था और एहसान अभी उसकी दस्तरस में था। बाघ चंद कदम जमीन पर दौड़ा और दूसरी झपट से पहले ही एक दहाड़ ने जंगल को हिला दिया। मैंने अपनी राइफल का नली उसके सर से कुछ इंच आगे लेकर ट्रिगर दबा दिया। 450 एक्सप्रेस के जोरदार धमाके के साथ गोली निकली और बाघ का रुख बदल गया। एक पल को लगा कि वो तीर की तरह दरख्त पर चढ़ जाएगा, पर अगले ही पल वो घूमकर जमीन पर गिरता और लौटता नजर आया। उसके गले से निकली हुई दहला देने वाली गरज ने आसपास उड़ते परिंदों को तक होश उड़ा दिए। तब तक एहसान और ऊपर चढ़ गया था। मैं और बाघ सिर्फ 10-12 गज के फासले पर सामने सामने थे। मैंने फिर से निशाना लिया और गोली चलाई। अफसोस, गोली थोड़ा नीचे लगी। बाघ ने सर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा। अल्लाहू अकबर! उस वक्त उसकी आंखों की चमक और उसका दहशतनाक चेहरा ऐसी तस्वीर था जिसमें इंसान के हाथ पैर एक पल के लिए सुन्न हो जाएं। पहली गोली उसके कंधे पर लगी थी और इतनी करीब से लगी कि एक कंधा तो चकनाचूर हो गया था। दूसरा कंधा और पूरी देह को भी गहरा सदमा लगा था। शायद यही वजह थी कि उसने तुरंत मुझ पर हमला नहीं किया। मैं पीछे हटना शुरू कर दिया और राइफल को दोबारा रिलोड करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे और बाघ मेरी तरफ घूरता हुआ जमीन पर तड़प रहा था। नज़र को बाघ से हटाना मौत को दावत देने के बराबर था। सिर्फ 10 या 12 गज की दूरी थी। एक ही झपट और बाघ मुझे दबा सकता था। 2 मर्तबा मैंने कार्ट्रिजेस राइफल में डालने की कोशिश की। पहली बार दोनों कार्ट्रिजेस हाथ से फिसलकर नीचे गिर गए। दूसरी दफ़ा मैं गोली डाल ही रहा था कि पीछे हटते हटते एक झाड़ी से टकरा गया और फिर उससे पहले कि खुद को संभाल पाता, मैं कांटों से भरी एक झाड़ी पर उलट कर गिरा। सिर नीचे, टांगे ऊपर और ज़मीन पर धार से गिरते ही राइफल भी हाथ से छूट गई। पूरा जिस्म कांटों से छिल गया था। इधर बाघ अचानक नज़रों से ओझल हो गया। साथ ही एक जोर की दहाड़ और ईसान की चीख ने होश उड़ा दिए। फिर भी मैं तुरंत खुद को संभाल कर खड़ा हुआ, कमर से रिवॉल्वर निकाला और देखा तो बाघ लंगड़ाता हुआ घास झाड़ियों की तरफ जा रहा था। ईसान लगातार चीख रहा था। मैंने लपक कर राइफल उठाई, नई गोली डाली और बाघ की तरफ देखा तो वो नाले में उतर रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं राइफल कंधे पर लाऊं, वो नाले में गायब हो गया। एक जख्मी बाघ को तुरंत फॉलो करना सबसे बड़ी हिमाकत होती है। दिल बहुत चाहता था कि अभी मार दूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो दूर तक नहीं जा सकता। 450 बोर की नरम शीशे वाली गोली इतनी करीब से लगने के बाद जिंदा बचा रहना मुश्किल है, पर फिर भी अकल यही कहती थी कि इंतज़ार ज़रूरी है। उसके ज़ख्म ठंडे हो जाएंगे, खून ज़्यादा बह जाएगा और तब उसे मारना आसान होगा। मेरी खुद की हालत भी बुरी थी। जिस्म में हर जगह कांटे घुस गए थे, सर में चोट लगी थी और एक हाथ की कोहनी से खून बह रहा था। मैंने अपनी कमीज़ उतारकर जिस्म से कांटे निकाले। कोहनी पर तेज़ पत्थर लगने की वजह से मांस उड़ गया था और सर पर भी सूजन आ गई थी। बाघ का हमला मेरे ऊपर हुआ था, लेकिन मैंने जानबूझकर इस बात के ज़्यादा अहमियत नहीं दी ताकि ईसान के दिल से डर कम हो जाए। कुछ मिनट बाद मैंने उसे समझाया कि तुम गंडोला गांव वापस जाओ और आराम करो। मैं ज़ख्मी बाघ को ख़त्म करके वापस आता हूँ। ईसान तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार मजबूरन मैंने उसे भेज दिया। अब 450 एक्सप्रेस राइफल मेरे पास थी, 12 बोर की शॉटगन भी मेरे कंधे पर और 375 मैग्नम ईसान ले गया। दोस्तों, ज़ख्मी बाघ को ढूंढकर ख़त्म करना शिकार का सबसे खतरनाक मरहला है। ज़्यादातर हादसे इसी दौरान होते हैं। मुझे खुद 2 मरतबा इस कड़वी हकीकत से गुजरना पड़ा था और तभी मैंने तय किया था कि आगे से कभी भी ज़ख्मी बाघ की तलाश किसी और के साथ नहीं करूँगा। तन्हा उसे ढूंढकर मारना एक ऐसे दिल और हिम्मत का काम है जो सिर्फ खुद से होता है। वीरान जंगल में अकेला इंसान अपने से ही लड़ता है। अगर बाघ भी ना हो
तो जंगल की वहशत आपको खुद डरा देती है। सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो ऐसी वीरानी में वक्त गुजार चुके हैं। ईशान के जाने के बाद मैं देर तक एक दरख्त के तने से लगकर खड़ा रहा, अपनी सांसें संभाली और फिर दोबारा उस वीरान गांव की तरफ चला। अब मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, पर फिर भी एक अचानक हमले के लिए तैयार था। मैं हर वक्त इस बात के लिए तैयार था कि अचानक कोई खतरा सामने आ सकता है। धीरे धीरे टीले पर चढ़कर मैं ऊपर पहुंच गया। सामने टूटे फूटे पत्थर और गारे के बने हुए पुराने मकान खड़े थे। ज़्यादातर छतें घास फूस और लकड़ी की बुनी हुई थीं। मकानों के सामने दूर तक एक खुला मैदान था और उस मैदान से आगे दूर दूर तक फैली हुई ज़मीन अब बेकार पड़ी थी। ये वहीं खेत रहे होंगे जो पहले शादाब और हरियाली से भरे थे, लेकिन अब बाघ की मैन ईटिंग की वजह से सब वीरानी में बदल गए थे। मैंने कुछ घरों के अंदर झांका। दो एक टूटे हुए पलंग, कुछ मटके और बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे। घरों के बीच जो तंग गलियां और रास्ते थे, उन पर जहां कहीं नर्म मिट्टी मिली, वहां बाघ के पंजों के निशान दिखाई दिए। कुछ ताज़े थे, कुछ पुराने। इसी तलाश के दौरान मुझे वो जगह भी मिल गई जहां से हमले से पहले बाघ छुपकर बैठा था और जहां से उसने अपना हमला शुरू किया था। सबसे हैरत की बात ये थी कि इस बाघ ने हमला आम बाघों की तरह 30 गज के आसपास से नहीं किया, बल्कि लगभग 45 गज की दूरी से आया था। आमतौर पर बाघ इतनी दूरी से कभी हमला नहीं करते। इस बाघ की फितरत ही अलग थी। दूसरी वजह यह भी थी कि वो बुलंद जगह पर था और बुलंदी से नीचे गिरते हुए हमले में उसकी रफ्तार और भी तेज हो जाती होगी। और फिर दोस्तों, ये बाघ इस कदर निशानेबाज था कि जब तक वो चाहे उसके हमले से बचना नामुमकिन होता था। सिर्फ उस सूरत में जान बचती है जब शिकार, जैसे एहसान ने किया, तुरंत एक बुलंद पेड़ पर चढ़ जाओ। अगर एहसान के बजाय उसने मुझ पर हमला किया होता तो खुदा जाने क्या होता, क्योंकि मैं टीले के बिल्कुल करीब था और एहसान थोड़ा दूर। शायद बाघ ने सोचा हो कि अगर ये आदमी पेड़ पर चढ़ गया तो उसके लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा या फिर उसकी दस्तरस से बाहर हो जाएगा। इसलिए उसने तुरंत एहसान पर ही हमला कर दिया और किस्मत ये रही कि मैं बचा रहा। मैं सीधा मैदान में निकल आया। अब मैं एक ऐसी जगह था जहां 80-100 गज तक छुपने की कोई जगह नहीं थी। मैंने पानी की बोतल और बंदूक रखी, 450 एक्सप्रेस राइफल को तैयार किया और हाथ में लेकर ज़मीन पर बैठ गया। मेरा इरादा था कि कम से कम 2 घंटे यहाँ गुजारूं ताकि बाघ के ज़ख्म ठंडे हो जाएं और उसे ढूंढने में आसानी हो। जब ज़ख्म सर्द हो जाते हैं तो बाघ की हरकत धीमी पड़ जाती है और अगर इस दौरान वो हमला भी करता है तो उसका वार उतना तेज़ और खतरनाक नहीं होता जितना आम तौर पर होता है। मैंने पानी के 2-4 घूंट पिए और बोतल रख ही रहा था कि सामने घरों के बीच से अचानक एहसान दिखाई दिया। तुम यहाँ क्यों वापस आ गए? मैंने पूछा। एहसान घबराया हुआ था। बोला, सरकार, मैं बाघ देखकर आ रहा हूँ। वही जख्मी बाघ, वो तो बिल्कुल रास्ते में बैठा था। कहाँ? आपके वापस आने के रास्ते में ही सरकार। दोस्तों, उस वक्त मेरे अफसोस और नदामत का जो हाल था, उससे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि एहसान को अकेला गांव की तरफ वापस भेज दिया। मैंने ये सोच भी नहीं पाया था कि बाघ सिर्फ उसी तरफ जाएगा जहां मैंने उसे देखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बाघ मशरिक की तरफ झाड़ियों में घुसकर नाले में उतर रहा था, लेकिन खुदा जाने कैसे वो मूसी मगरिब की तरफ निकल आया। मेरा ख्याल था कि एहसान खैरियत से गांव पहुंच जाएगा, लेकिन अब उसका रास्ता उसी मैन ईटर ने रोका हुआ था जो पूरे इलाके के लिए कयामत बना हुआ था। बाघ के जंगल में अपने साथी को ऐसे तन्हा भेजना एक बड़ी हिमाकत है, और इस तजुर्बे के बाद मैंने ये गलती कभी दोबारा नहीं की। खासकर जब बात हो एक जख्मी बाघ की, तो ऐसी लापरवाही माफ करने लायक जुर्म नहीं होती। मैंने बंदूक और एक बोतल एहसान को दी और उससे राजी किया कि वो मेरा रास्ता दिखाए।
हम लोग गांव के घरों के पास से निकलकर टीले से नीचे उतरे और फिर एहसान उस तरफ मुड़ गया जहां बाघ गया था। मुझे दो बातें अजीब लग रही थीं। पहली ये कि बाघ वहां कैसे पहुंच गया। दूसरी बात और भी हैरान करने वाली थी कि बाघ एहसान के साथ इतना दूर कैसे चला गया, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही फासला बढ़ता जा रहा था। जख्मियों की हालत देखकर लगता था कि वो बाघ इतनी दूर चल ही नहीं सकता, लेकिन जंगल का ये दरिंदा अजीबोगरीब सहनशीलता रखता है। उससे हर बात मुमकिन थी। एहसान आगे आगे चल रहा था और मैं उसके बस 4-5 फुट पीछे, हमेशा गोली चलाने को तैयार। अचानक मोर की आवाज सुनकर मैं रुक गया। मोर और बाघ की दोस्ती तो मशहूर है, लेकिन ये सिर्फ तभी होती है जब बाघ का पेट भरा हो और उसके दांतों को लाल की जरूरत ना हो, वरना वो शिकार का दुश्मन ही रहता है। मोर की वो चीख सिर्फ तभी निकलती है जब बाघ उसे प्यार से नहीं बल्कि गुस्से की नज़र से देखे। लेकिन ये आवाज़ उस तरफ से आई थी जो एहसान ने बताई जगह के बिल्कुल उलट थी। एहसान ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और मैं सोचने लगा कि शायद मोर ने बाघ के बजाय लेपर्ड देखा हो, क्योंकि लेपर्ड मोर का दुश्मन है और उसे देखकर मोर तुरंत खतरे की आवाज़ निकालता है। अगर ज्यादा मोर हों तो पूरे जंगल को हिला देने वाला शोर करते हैं। मैंने एहसान को देखा। उसकी आंखों में भी वही परेशानी थी जो मेरी थी। हम अभी कोई फैसला करते ही नहीं थे कि अचानक उस तरफ से बाघ के कराहने की आवाज आई। ये आवाज दर्द से भरे जख्मी बाघ की थी। अब हमें यकीन हो गया कि बाघ वहीं है जहां मोर शोर मचा रहे थे। अब हमें उस जगह जाने की जरूरत नहीं थी जहां बाघ पहले दिखा था। मेरे इशारे पर एहसान ने अपना रुख मोर की चीखों वाली तरफ कर लिया। वो हिस्सा जंगल का और भी मुश्किल था। हर तरफ घनी झाड़ियां, नीचे पत्थर और कहीं-कहीं ऊंचे नीचे टीले। जितना हम आगे बढ़ते गए उतना जंगल खतरनाक होता गया। अब हमारी रफ्तार भी धीमी हो गई थी। झाड़ियों में घुसना मुश्किल हो रहा था और नीचे खुश्क पत्तों की मोटी परत पड़ी थी। इन पर चलना दो तरह से खतरनाक था। पहली वजह ये कि पैर पड़ते ही ये पत्ते जोर से आवाज करते। दूसरी वजह और भी खौफनाक थी। इस इलाके में किंग कोबरा यानी राजनाग बहुत मिलते थे और ये सांप अक्सर ऐसे पत्तों में छिपकर बैठते हैं। किंग कोबरा, जो रेवा में राजनाग कहलाता है और भारत के अलग अलग इलाकों में उसे सिर्फ नाग या शेषनाग कहा जाता है, इंसान का सबसे खौफनाक दुश्मन माना जाता है। ये बिना वजह मीलों तक पीछा करता है और अचानक हमला कर देता है। उसके जहर की ताकत इतनी डरावनी है कि सिर्फ चौथाई कतरा भी, जो एक पिन के सर के बराबर होता है, इंसान के पूरे खून को सिर्फ 30 सेकंड में जमा कर देता है। शुक्र है कि मैदानी इलाकों में ये सांप कम मिलता है। सांप की खाल देखी थी जो 19 फुट लंबी थी और उसका सर भी अब तक संभाला हुआ था। कुछ दिन वो खाल मेरे पास भी रही, फिर खो गई। मेरे एक दोस्त मोहम्मद असलम साहब, जो मशहूर मुसव्विर हैं, उन्होंने महमूद बूटी से एक 11 फुट लंबा नाग मारा था। असलम साहब न सिर्फ कमाल के पेंटर हैं, बल्कि शिकार के भी बड़े शौकीन। ये था दोस्तों इस कहानी का आखिरी मंजर, जहां जंगल की अंधेरी झाड़ियों के बीच हम बाघ के पगमार्क्स का पीछा कर रहे थे और रास्ते में राजनाग जैसे खौफनाक दुश्मन का खतरा भी सामने खड़ा था। एक तरफ जख्मी बाघ की कराने की आवाज हमें खींच रही थी, दूसरी तरफ पत्तों के नीचे छुपे जहरीला मौत के साए थे। आगे क्या होगा? क्या हम जख्मी बाघ तक पहुंच पाएंगे या जंगल का खुद एक और दुश्मन हमें घायल कर देगा? जानने के लिए दोस्तों देखना मत भूलिएगा इस रोमांचक कहानी का अगला हिस्सा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।